अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं पिगमेंट की डेफिनेशन। व्हाट इज बेसिकली ए पिगमेंट? पिगमेंट क्या होता है? तो अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। पिगमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? ठीक है, तो विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो विजिबल लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो फॉल करती है 380 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ में। ठीक है ना, 380 से 750 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है एक विजिबल लाइट की। क्लियर? ठीक है, उसके अलावा जो है लाइट जो 380 से नीचे होती है ना वो इनविजिबल लाइट मानी जाती है। ऐसी लाइट जो 380 से नीचे होगी वो आपको नजर नहीं आएगी, वो इनविजिबल लाइट्स होती हैं, लाइट रेज होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 380 से 750 नैनोमीटर तक तो विजिबल लाइट होती है और ऐसी विजिबल लाइट को पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, पिगमेंट सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी ये लाइट कौन सी होती है, किस कलर की होती है, तो हमारे पास एक पैटर्न आता है विबगेयोर। ठीक है, कौन कौन से कलर आते हैं फिर इसमें? वॉयलेट, इंडिगो कलर आता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आर से क्या है? रेड। ठीक है, तो ये बेसिक कलर्स हैं जो विजिबल लाइट में होते हैं। ठीक है ना, और ये इसकी वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर तक होती है। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि जो पिगमेंट्स होती हैं इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है ना, पिगमेंट्स पोसेस डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं ना ये डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं और ये डिफरेंट काइंड्स की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो हमें पता है कौन सा सबसे मेन पिगमेंट है, होंगे वो कौन से होंगे? एक होगा क्लोरोफिल और एक होगा कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो जो मेन पिगमेंट है वो कौन सा है? मेन हमारे पास क्लोरोफिल है और जो असेसरी पिगमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? कैरोटिनॉइड्स होंगे। तो एक होगा मेन, वो है क्लोरोफिल, और एक है असेसरी जो क्लोरोफिल की हेल्प कर रहे हैं इन लाइट की एब्जॉर्प्शन में। तो वो हमारे पास क्या है? कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना। क्लियर? ठीक है, तो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड की हम डिटेल अभी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक असेसरी है और एक मेन है। ठीक है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वो अक्सर आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, तो आपने कहना है कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल है। ठीक है ना, और असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, जो कि कैरोटिनॉइड की ही टाइप्स हैं। कैरोटिनॉइड से नेक्स्ट आता है कैरोटीन, जो क्या है? रेड टू ऑरेंज होता है कलर में। ठीक है ना, इसका कलर क्या होगा? रेड टू ऑरेंज। क्लोरोफिल का कलर क्या होगा? ठीक है, उसका कलर होगा ग्रीन। और अगर हम बात करें नेक्स्ट ज़ैंथोफिल होंगे। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल का कलर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स येलो। ठीक है, तो येलो कलर में ये करते हैं वेरी। ठीक है ना, क्लियर? यहाँ तक लगी है समझ? तो उसके बाद वो कहता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे पास जो इनको मेजर कर सकता है। ठीक है ना, इन पिगमेंट्स की वेवलेंथ अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को मेजर कर सकता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप नाम देते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसने क्या करना है? इसने अब्जॉर्ब करनी है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, इसने अब्जॉर्ब करना है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने अब्जॉर्ब करना है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को। ठीक है ना, तो
उसके अलावा क्या है कि इसका काम ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट, ठीक है ना, कि एबिलिटी इसने जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसने ये मेजर करना है कि पिगमेंट की एबिलिटी को देख सके कि वो कितनी लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है, उसको आप कहते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको पता है कि डिफरेंट जो है कैपेसिटीज होती हैं जो है पिगमेंट्स की, वो डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करने के लिए तो एक ग्राफ की प्लॉटिंग की जाती है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। जिस तरह के ग्राफ प्लॉट बनाया गया यहाँ पे, इसका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का, ठीक है। तो एक पिगमेंट जो है वो वॉयलेट कलर को कम ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिगो को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है। फिर ब्लू को कम ऑब्जॉर्व कर रहा है और ग्रीन को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, और येलो को कम ऑब्जॉर्व कर रहा है, ऑरेंज को भी कम ऑब्जॉर्व कर रहा है और रेड को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव एबिलिटी है पिगमेंट्स की कि वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व कर सके लाइट की, तो उसको अगर आप डिटरमाइन करोगे ग्राफ में तो उस पर जो उससे जो ये बनेगा आपके पास स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको आपने नाम देना है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये रिलेटिव एबिलिटी होती है पिगमेंट की कि वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। क्लियर, समझ लगी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ये इंट्रोडक्शन था। अब हम क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं क्लोरोफिल की। तो व्हाट इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बेसिकली है क्या? तो क्लोरोफिल हमारे पास एक पिगमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, जो अब्जॉर्ब करता है लाइट को, ठीक है। एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्लांट के अंदर, ठीक है, जो क्लोरोफिल है, ठीक है। एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ये प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल की वो कहता है बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं यूकेरियोट्स के अंदर। तो यूकेरियोट्स भी कौन से होंगे? मोस्टली प्लांट्स और अलगा, ठीक है। यूकेरियोट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे प्लांट्स और अलगा, और प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है ना। प्रोकैरियोट कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट की कैटेगरी में। तो अगर आप यूकेरियोट की बात करो तो यूकेरियोट में कौन कौन सी क्लोरोफिल होगी? हमारे पास क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ठीक है। और अगर आप बात करो यूकेरियोट की, यूकेरियोट मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उसके पास क्लोरोफिल कौन सी होगी? हमारे पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। लगी समझ? क्लियर, ठीक है। तो वो कहता है कि क्लोरोफिल ने मेनली कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करना है, ठीक है ना। तो उसने वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करना है। कौन कौन सी ऑब्जॉर्व करता है वो क्लोरोफिल? तो अगर इसकी ऑब्जॉर्व की बात करें, कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा? इट विल ऑब्जॉर्व वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ, ठीक है। वॉयलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को ये अब्जॉर्ब करेगा। और इसके अलावा ये कौन सी वेवलेंथ को बहुत कम अब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा बैक? तो वो कौन सी होंगी? ये तो मोर अब्जॉर्प्शन है, और लीस्ट अब्जॉर्ब लीस्ट या फिर रिफ्लेक्ट बैक कौन सी वेवलेंथ वो होंगी हमारे पास? ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। इंडिगो वेवलेंथ जो होंगी वो मोस्टली कम ऑब्जॉर्व करता है या रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है ना। या फिर इसको नेक्स्ट ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, या फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात है कि प्लांट्स जो होते हैं ना ये अपेयर होते हैं ग्रीन, ठीक है। प्लांट आपके पास ग्रीन अपेयर होते हैं, क्यों? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही है कि जो लाइट जो होती है हमारे पास ब्लू में या फिर रेड वेवलेंथ की लाइट जो होती है ना, ये प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्यों अब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा इनको अब्जॉर्ब कर रही है ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू और रेड जो है रेंज की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करी जाएंगी, लेकिन इसने क्या करना है, इसने जो है वो रिफ्लेक्ट कर देना है बैक या फिर ट्रांसमिट कर देना है ग्रीन लाइट को, ठीक है ना, ग्रीन, येलो, इंडिगो
येलो, लेकिन ग्रीन कलर ने मास्क कर लेना है येलो के इफेक्ट में, ग्रीन ज़्यादा तेज़ है, ठीक है ना। हालांकि येलो भी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, येलो भी हमें नज़र आ सकते हैं, लेकिन ग्रीन ज़्यादा तेज़ कर रहा है, तो ग्रीन ने इसके इफेक्ट को मास्क आउट कर देना है, इन दोनों के इफेक्ट को, और जिसकी वजह से ग्रीन कलर जो है वो वापस हमारी आईज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है बैक, और जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। क्लियर, इस क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो हमारा ग्रीन कलर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन अपीयर कर रही है। लगी समझ इसकी भी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो दो मेन पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मिलके बना होता है दो मेन पार्ट से। एक पार्ट होता है इसका हेड और दूसरा पार्ट होता है इसकी टेल, ठीक है। तो हम अब थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब करेंगे इस हेड और टेल को। तो अगर हम हेड की बात करें तो हेड कॉम्प्लेक्स होता है, हेड इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर हम टेल की बात करें तो टेल जो होती है ये सिंपल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर। मैं कॉम्प्लेक्स के साथ स्ट्रक्चर भी लिख देती हूँ, ठीक है। और टेल इज सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर हम हेड की बात करें तो ये स्क्वायर होता है और फ्लैट फॉर्म होती है। हेड इज स्क्वायर एंड फ्लैट फॉर्म, ठीक है। और अगर हम टेल की बात करें तो टेल क्या है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म है, इट इज लॉन्ग चेन फॉर्म, ठीक है। इसमें लॉन्ग चेन बनती है। अगर हम बात करें हेड की तो हेड मिलके बना होता है पोरफायरन रिंग से। हेड इज मेड अप ऑफ पोरफायरन रिंग। थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब कर लें पोरफायरन रिंग को। तो पोरफायरन रिंग बेसिकली है क्या, तो हमारे पास ये कोनों वाली रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ना कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन 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 कार्बन, बाकियों में नहीं मैं बना रही, ठीक है। एक रिंग पे मैंने बता दिया है, तो इसका मतलब इन सब में भी, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इसका अच्छा, उसके बाद ऐसे, ठीक है, मतलब सिमिलर ही है सारे, ठीक है ना। इस तरह आपने बना लेनी है। 4 स्मॉल रिंग्स पाए जाते हैं इस एक पोरफायरन रिंग में, ठीक है ना, 4 स्मॉल रिंग्स, ठीक है। और ये स्मॉल रिंग किससे मिलके बने हुए हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, इससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इन स्मॉल रिंग्स को, ठीक है ना, क्या कहेंगे, इस स्मॉल रिंग्स को आप कहोगे पायरोल रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी 1 2 3 4 स्मॉल रिंग है, ठीक है, जिसको आप कहोगे, इन स्मॉल रिंग्स को आप नाम देते हो किसका, पायरोल का, ठीक है। पायरोल रिंग्स हैं ये, ठीक है, ये स्मॉल रिंग्स जो है। अब ये पायरोल रिंग्स बेसिकली कार्बन से मिलके बनी होती हैं, और यहाँ पे क्या मौजूद है, इनके नाइट्रोजन के साथ ये अटैच हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बनी होती हैं ये पायरोल रिंग्स, ठीक है। तो ये पायरोल रिंग किससे मिलके बनी है, कार्बन से और नाइट्रोजन से। दोबारा बताती हूँ, क्लोरोफिल का जो हेड है ये पोरफायरन रिंग पे कंसिस्ट करता है। पोरफायरन रिंग्स जो है वो 4 स्मॉल पायरोल रिंग से मिलके बनी होती है, जो मैंने 4 बना दी है। और इनकी पायरोल रिंग किससे बनी होती है, कार्बन और नाइट्रोजन से, ठीक है। दोबारा मैंने बता दिया है। अब क्या होता है कि इनके सेंटर में ना जो एटम प्रेजेंट होता है वो होगा मैग्नीशियम का, ठीक है। इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरोफिल के सेंटर में भी क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो जो ये हमारे पास पोरफायरन रिंग है ना क्लोरोफिल की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पहले तो मैंने इसका स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्राइब कर दिया, मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ कि तो ये पोरफायरन रिंग है ना, ये जस्ट सिमिलर है टू दी हेमोग्लोबन पोरफायरन रिंग। तो हेमोग्लोबन के पास भी पोरफायरन रिंग होती है, ठीक है ना। उसको आप कहते हो, इस पोरफायरन रिंग को आप कह दोगे हीम पोर्शन ऑफ हेमोग्लोबन, ऑफ हेमोग्लोबन,
ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द पोरफायरन रिंग ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क आता है कि कौन सा फर्क है ये, कि हेमोग्लोबिन के पोरफायरन रिंग के सेंटर में ना, जहाँ पे ये मैग्नीशियम, सॉरी Mg लिखना था, यहाँ पे ये मैग्नीशियम प्रेजेंट है ना, इसके सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा आयरन। ठीक है, हेमोग्लोबिन की पोरफायरन रिंग के सेंटर में आयरन होगा इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, पायरोल रिंग्स वही है, कार्बन नाइट्रोजन की वही है, लेकिन यहाँ पे एंड पे दरमियान में सेंटर में मैग्नीशियम की जगह क्या होगा, आयरन होगा। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो उसके बाद ना हेड जो होता है ना, हेड होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हेड इज हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब क्या है, ये वाटर लविंग है। ठीक है ना, ये वाटर में हल हो सकता है। इसीलिए तो हमें पता है ना कि अंदर की तरफ क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है टेल, बाहर की तरफ क्या है, हेड है इसका, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर है। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर मौजूद है ना, जिसको आप ल्यूमन का नाम देते हो, उसके अंदर की टेल हल नहीं होगी क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ वो हेड को रख दिया गया है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के, ताकि वहां से ये लाइट को ऑब्जॉर्व करे। और इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक है। अंदर अगर होता ल्यूमन की तरफ तो ल्यूमन में इसने अब्जॉर्ब हो जाना था। ठीक है, क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि इसने बाहर रहना है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से। ठीक है, ल्यूमन में हल भी नहीं होगा, और बाहर रह के इसने क्या करना है, फिर बाहर रह के ये क्या करता है, इसका बाहर रहने का फायदा क्या। ठीक है, तो बाहर रह के इस हेड ने करवानी है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सनलाइट की अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे रह के इसने सनलाइट को अब्जॉर्ब करना है, और नेक्स्ट जो है ट्रांसफर करवा देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलवानी है। ठीक है, लगी समझ। अब हम बात करते हैं टेल की। तो टेल की अगर हम बात करें तो टेल जो है ये मिलके बनी होती है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कौन से हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, C20H39, जिसको आप कहते हो फाइटोल। ठीक है, इसको फाइटोल का नाम देते हो। तो जो टेल है ये क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक है नेचर में। ठीक है, और टेल का काम क्या है, इसका रोल अगर हम बात करें टेल की, हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में हल नहीं हो सकती, दैट्स वाई ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड हो गए, ल्यूमन पोर्शन में ये प्रेजेंट है। इसने कौन सा ल्यूमन में हल हो जाना है फ्लूइड के अंदर। ठीक है ना, तो उसके बाद इसका काम फिर क्या है, तो इसने एंकरेज करवानी है थैलाकॉइड के मोलिक्यूल की, सॉरी क्लोरोफिल के मोलिक्यूल की एंकर करवाना है उसको थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, क्योंकि सारे प्रोसेसेस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे रन होके इससे ATP और NADPH बनाया जाना है, जो कि यूज होता है इन डार्क रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे चलनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन को जो है वो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन को किसने जो है वो फ्लो करवाना है, वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने करवाना है। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होना जरूरी है। तो इसके लिए इसके हेड को यहाँ पे इम्बेडेड करवाया रहता है, और टेल को ल्यूमन पोर्शन के अंदर रख दिया रहता है, ताकि इसको एंकर करवाया जा सके इस तरीके से। ठीक है, तो एंकरेज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंकरेज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लियर, तो इसके हेड और टेल की भी हमने डिस्कशन कर ली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। थोड़ा इनमें डिफरेंस ही मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि इनमें डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, तो ये जो क्लोरोफिल ए होता है इसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए के पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, तो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है मिथाइल। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इनके पास होगा मिथाइल, जो कि क्या है CH3। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप
तो इनके पास होगा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। वो कौन सा होता है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप? CHO। ठीक है, इसको मिथाइल की जगह कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा। दूसरी बात है कि जो हमारे पास होती है, ये तो फर्स्ट इनके दरमियान डिफरेंस हो गया है। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है ये काफी अबंडेंट है, इट इज मोर अबंडेंट। क्लियर। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी हमारे पास होता है लेस अबंडेंट, ये थोड़ा जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तीसरी बात वो ये करता है कि इनका मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, तो इनके मोलिकुलर फार्मूला की यहाँ पे बात करती हूँ मैं। मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, तो MF लिख देती हूँ यहाँ पे मैं मोलिकुलर फार्मूला को। तो अगर हम बात करें तो इसमें भी कार्बन होगा, इसमें भी कार्बन होगा, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। थोड़ा नंबरिंग का डिफरेंस है, वो भी थोड़ा सा ही। तो इसके पास भी कार्बन कितने होंगे? 55। इसके पास भी होंगे 55। हाइड्रोजन इसके पास होंगे 72, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन होंगे 70। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होंगे 5, इसमें ऑक्सीजन होंगे 6, इसमें नाइट्रोजन होंगे 4, इसमें भी होंगे 4, इसमें मैग्नीशियम होगा 1, इसमें भी होगा 1। तो जस्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन ज्यादा है और क्लोरोफिल बी में 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, अदरवाइज सिमिलर है सारा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं इनकी, कि ये ब्लू कलर में, ब्लू ग्रीन होती है कलर में, सॉरी, ब्लू ग्रीन होता है इसका कलर। और अगर हम इसकी बात करें क्लोरोफिल बी की, तो बेसिकली इसका कलर होता है हमारे पास येलो ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर हम बात करें इसके 5 पॉइंट की, ये 4 पॉइंट था, मैंने 3 गलती से लिख दिया। तो ये जो होता है ना हमारे पास क्लोरोफिल ए, ये डायरेक्टली टेक पार्ट करता है फोटोसिंथेसिस में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज क्लोरोफिल ए डायरेक्टली टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसीलिए हम इसको मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट, अलगा, सबके अंदर ये प्रेजेंट होगा, जस्ट ये एब्सेंट होगा इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सारे प्लांट्स में भी होगा और अलगा में भी होगा, लेकिन ये एब्सेंट होगा इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में, और ये ट्रांसफर करेगा, मतलब कि जस्ट ट्रांसफर करेगा एनर्जी, अब्सॉर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा क्लोरोफिल ए को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी असेसरी पिगमेंट। ठीक है, इसको आप असेसरी पिगमेंट के तौर पर लेते हो क्लोरोफिल बी को। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इट जस्ट अब्सॉर्ब जो है वेवलेंथ एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट ब्राउन अलगा। ठीक है, तो ये एक्सेसरी पिगमेंट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ नहीं प्रेजेंट? ब्राउन अलगा में ये एब्सेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये MCQs है। ठीक है, या इसके अलावा ये रेड अलगा में जो है क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, अदरवाइज ये सारे फोटोसिंथेटिक जो है ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक लास्ट में इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि ये क्या है, ये अब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ दी वेवलेंथ। कितनी लाइट की वेवलेंथ को ये अब्जॉर्ब करता है? तो वेवलेंथ की अगर हम बात करें जिसको ये अब्जॉर्ब करेगा, तो वो कितनी होगी हमारे पास? 430 नैनोमीटर। ठीक है, 670 नैनोमीटर, 690 और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये अब्जॉर्ब करेगा। और ये कितनी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल बी? अगर हम इसकी वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है रेंज देखें, तो वो क्या होगी हमारे पास? 449 टू 700 नैनोमीटर की ये वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर?
ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कॉन्सेप्ट की भी समझ लग गई है आपको। मोस्टली ना जो ये हमारे पास होते हैं ना क्लोरोफिल बी जो है ये तमाम ऑर्गेनिजम्स यानी कि ग्रीन प्लांट और ग्रीन अलगा दोनों में पाए जाते हैं अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए, ठीक है। और उसके अलावा ना ये वाटर के अंदर क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ये वाटर में अब्जॉर्ब नहीं होता है, ये इसको जस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर अल्कोहल में आप अब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी अब्जॉर्प्शन की बात करें, ओवरऑल क्लोरोफिल की बात कर रही हूँ, अकेले एक ही नहीं, सारे क्लोरोफिल अब्जॉर्ब हो सकते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड अल्कोहल, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की। अगर हम बात करें कैरोटिनॉइड की, तो ऐसे पिगमेंट जो क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास कैरोटिनॉइड है। तो ये हेल्प करते हैं किसको? क्लोरोफिल को, ठीक है। मतलब खुद लाइट अब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट एनर्जी को सेंड करते हैं क्लोरोफिल को, ताकि क्लोरोफिल जो है वो उसको यूज करके नेक्स्ट प्रोसेसेस को चला सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके कलर की, तो ये येलो और रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनका कलर की बात करें, येलो हो सकते हैं या फिर रेड टू ऑरेंज हो सकते हैं कलर में, और ये अब्जॉर्ब करते हैं, स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वायलेट रेंज की वेवलेंथ को, ठीक है। अब्जॉर्ब ब्लू वायलेट रेंज वेवलेंथ, ठीक है, उसको स्ट्रांगली ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है ये ब्रॉड कर देते हैं लाइट की स्पेक्ट्रम को, ठीक है। किस तरह ब्रॉड कर देते हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जहाँ पे 10% जो है लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर रहा था, वहाँ पे वो 20% अब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि 10% के भी अब अब्जॉर्ब कर रहा है और उसको दे रहा है, ठीक है ना। पहले 10% लाइट की अब्जॉर्ब कर रहा था, ये 10% ये भी अब्जॉर्ब करके तो उसको दे रहा है, तो मतलब डबल हो गई लाइट की, ब्रॉड हो गया लाइट को अब्जॉर्ब करने का स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। लाइट स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि कैरोटिनॉइड और प्लस इसमें अगर कर दिया जाए क्लोरोफिल बी को, तो इनको आप एक्सेसरी पिगमेंट्स का नाम देते हो। दे आर कॉल्ड एज दी एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि ये लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसको क्लोरोफिल ए को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? ये भी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को देता है, मैंने पहले बात की थी इसी में। और ये जो है हमारे पास कैरोटिनॉइड भी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को दे रहा है, मतलब कि उसकी हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई दे बोथ कॉल्ड एज दी एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो क्लोरोफिल ए जो होती है, ये इस लाइट का क्या करती है, तो हमें पता है क्लोरोफिल ए लाइट रिएक्शन को इनिशिएट करती है विद दी हेल्प ऑफ दिस लाइट, ठीक है ना। वो ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे किस तरह लाइट को यूज करके क्लोरोफिल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करवाती है और उससे फिर एनर्जी को जनरेट करवाया जाता है, और उस एनर्जी को यूज करके किस तरह शुगर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा वो कहता है कि इसका ना जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इसका कुछ काम और भी होता है एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पर एक्ट करने के अलावा। तो ये क्या करते हैं, ये अब प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को। दे विल प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट भी करेंगे। हाउ? किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? बहुत इंटेंस लाइट से ये प्रोटेक्ट करेंगे। किस तरह? लाइट को खुद अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर उसको जो है वो डेसिपेट करवा देंगे, ज़ाया करवा देंगे, ठीक है। खुद अब्जॉर्ब करके उसको ज़ाया करवाने के बाद कि क्लोरोफिल को लाइट के हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाता है, क्योंकि अगर ये अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देता है तो क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो वहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर जो है वो डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये अब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करवाने की बजाय उसको वहीं से ही अब्जॉर्ब करके खुद ही डेसिपेट करवा देता है और क्लोरोफिल को बचा देता है, ठीक है। और ऐसे ही कैरोटिनॉइड जो होते हैं ये ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसी मैनर में जिस तरह ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह? कौन कौन से होते हैं जो ह्यूमन आई को प्रोटेक्ट करते हैं? आई को प्रोटेक्ट करने वाले कैरोटिनॉइड हमारे पास है ल्यूटीन और जियाजेंथिन। क्लियर? ल्यूटीन और जियाजेंथिन होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप सो, तो यहाँ तक आपको कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल की समझ लगी होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।